जीवन के 60% देखने के बाद मुझे सरकारी सेवा से निवृत्ति मिल गई थी। लंबे समय तक सतत व्यस्त दिनचर्या के बाद कुछ दिन तक तो ये चिंता मुक्त जीवन रास आया, मगर जल्दी ही इस फुर्सतिया जिंदगी से मन उबने लगा। नौकरी में तो मित्र बनते नहीं, क्योंकि यहाँ तो संबंध लोक व्यवहार से जुड़े होते हैं। मेरे बचपन के कुछ मित्र अवश्य मेरे दूरभाष संपर्क में थे। उन्हीं से कभी कभार बाकियों की भी खोज खबर मिल जाती थी। वर्तमान घरेलू जिम्मेदारियों के कारण मेरा ज़्यादा बाहर जाना आना संभव नहीं था, अतः सोशल मीडिया ही मेरा संपर्क सूत्र बन गया था। इसी तरह से कुछ वर्ष बीत गए थे। आजकल खबरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की कच्ची पक्की खबरें आ रही थीं। इसका विदेशों में कुछ ज़्यादा ही प्रकोप था। हमारे देश में भी प्रवासियों के आवागमन से जुड़े कुछ मामले प्रकाश में आए थे। इन्हीं दिनों कॉलेज की पुरानी मित्र मंडली से ज्ञात हुआ कि इस बार एल्यूमिनाई मीट में सभी सहपाठियों के मिलने की योजना बनी है। हम सभी 60 पार कर चुके थे, अतः इस पकी उम्र में उन सब से मिलने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सका और उनके इस 3 दिवसीय कार्यक्रम हेतु अपनी सहमति दे दी। नियत तिथि पर हम सब अपने पुराने कॉलेज कैंपस में मिले। वक्त ने हमारी काया को इतना बदल दिया था कि अब एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। हमारी स्मृति में तो कॉलेज वाली युवा छवि बसी हुई थी, मगर अब घनी जुल्फों की जगह हमारे चमकते कपाल और खिचड़ी बाल नजर आ रहे थे। जल्दी ही हम इस कायांतरण से बाहर आकर पुराने रंग में रंगने लगे। हमारे वृद्ध शरीरों में पुनः बाल मन जाग उठा और संवाद भी बेतकल्लुफ होने लगे। कॉलेज के दिनों में जो सहपाठिन कभी ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी, अब वह भी थुल दे और आंखों पर मोटे चश्मे के साथ उपस्थित हुई थीं। हमारे शुरुआती संकोच खत्म होते ही पुराने किस्से ताज़ा होने लगे और हमारे ठहाके गूंजने लगे। इस मंडली को देखकर ऐसा लगता था मानो 30-40 वृद्ध बच्चे आपस में चुहलबाजी कर रहे हों। हम पुराने दिनों में उतर गए थे। आयोजक मंडल ने सबको आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दे दी थी। इसके अनुसार आज शाम को संगीत संध्या का आयोजन रखा गया था। कॉलेज की कैंटीन में ही दोपहर के भोजन का इंतज़ाम था। कॉलेज के दिनों में हमारे कप प्लेट उठाने वाला छोटू भी अब 50 पार कर चुका था। वर्तमान में वही इस कैंटीन का ठेकेदार भी था। कैंटीन में बाकी स्टाफ नया था। अपने पुराने छोटू को पहचान कर हम खिल गए। वह भी बहुत खुश हुआ। हमने उसे गले लगाकर पीठ थपथपाई। उसने भी डबडबाई आंखों से हमारे पैर छुए। ये बहुत भावुक पल थे। उसने कैंटीन में 2-3 नए छोटू रख लिए थे जो कप प्लेट उठाने और धोने का काम करते थे। हमारा छोटू आज कुछ अस्वस्थ सा लग रहा था। उसे खांसी भी आ रही थी, अतः वह जल्दी ही अपने काउंटर पर चला गया। हमारा लंच तो बाहर से आया था, मगर इसे कैंटीन में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और था। भोजन के बाद हमारा विश्राम करने का इरादा बना, क्योंकि शाम को संगीत कार्यक्रम देर रात तक चलना था। हमारे ठहरने का प्रबंध कॉलेज हॉस्टल में ही किया गया था। यहाँ पुराने कमरे देखकर पुरानी स्मृतियाँ मूर्त हो उठी। आयोजकों ने कमरों को यथासंभव आरामदेह बनवा दिया था। हमारे मन तो तरोताज़ा थे, मगर तन पर उम्र दराजी हावी थी। सहपाठिनों के लिए गेस्ट हाउस में व्यवस्था थी, अतः वे वहाँ चली गई। यात्रा की थकान, दोपहर की मस्ती और लंच की पूरियों ने कुछ ऐसा असर किया था कि हमारी आंखें झपने लगी थीं। हम भी अपने कमरों में विश्राम हेतु चल दिए। जब शाम को नींद खुली तो हॉस्टल मेस की ओर से कमरे में ही गर्मा गर्म चाय समोसे पेश किए गए। यहाँ के माहौल में हम इतना उत्साहित थे कि तला भुना खाते वक्त हम में से किसी को भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल याद नहीं आया। शाम को तैयार होकर हम संगीत संध्या में पहुँच गए। मुझे शरीर में कुछ भारीपन लग रहा था और गले में खराश भी हो रही थी। बाकियों को भी कमोबेश कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। हमने इसे आज की पूरियों और समोसों का प्रभाव मानकर अनदेखा कर दिया। कार्यक्रम में शहर का नामचीन ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। हम लोगों ने भी उनके साथ गलेबाजी की। सबको पुराने दिनों का मज़ा आ रहा था। कार्यक्रम की समाप्ति पर हम एक बस में बैठकर डिनर हेतु शहर के होटल में गए। डिनर के बाद भारीपन और सुस्ती ज़्यादा बढ़ गई थी। हॉस्टल पहुंचकर हम जल्दी ही अपने कमरों में सोने चल दिए, क्योंकि कल सुबह नाश्ते के बाद इसी बस से हमें पिकनिक पर जाना था। सुबह होने तक पूरी तस्वीर बदल चुकी थी।
आधे से ज़्यादा लोगों को तेज़ बुखार था और खांसी के साथ साथ आंखों से पानी भी बह रहा था। हॉस्टल वार्डन को जब इसका पता चला तो वे हॉस्टल के डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर ने हमारा चेकअप करके बुखार कम करने की दवा दे दी। हमारे लक्षण देखकर उन्हें कोरोना संक्रमण की आशंका हो रही थी। उन्होंने फ़ोन करके डिस्पेंसरी से कंपाउंडर को बुला लिया। वह सैंपलिंग का सामान लेकर आ गया। डॉक्टर ने हमारे गले और नाक से स्त्राव के सैंपल लिए और हमें कमरों में ही रहने की हिदायत की। इसी बीच ज्ञात हुआ कि रात में कैंटीन वाले छोटू की हालत बिगड़ गई थी। वह बामुश्किल सांस ले पा रहा था, अतः रात में ही उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। छोटू के बारे में सुनकर हमें उसकी कल वाली हालत याद आई। हम सब ने स्नेहातिरेक में उसके साथ जो भरत पलाप किया था, संभवतः हम भी उसी वक्त संक्रमित हो गए थे। हमारी सहपाठिनें स्वस्थ थीं क्योंकि उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। उनका उससे निकट संपर्क नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने लैब रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह बताने को कहा। वे हमें बुनियादी हिदायतें देकर शाम को दोबारा आने के लिए कहकर चले गए। जाते वक्त उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। संभवतः वे हमारी उम्र के मद्देनज़र संक्रमण की गंभीरता को समझ गए थे। हमारी पिकनिक का कार्यक्रम निरस्त हो चुका था और हम हॉस्टल के कॉमन रूम में निढाल शरीर लिए बैठे थे। डॉक्टर साहब का बताया हुआ परहेजी पथ्य और तुलसी वाली चाय मेस से आ रही थी। अब मेस स्टाफ के मुंह पर भी मास्क दिखाई पड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने हमारे लिए भी मास्क भिजवा दिए थे। थोड़ी देर तक तो हमने इन्हें पहना, मगर असहज लगने पर इसे हटा दिया। हम लोगों ने फैसला किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ साथ गुजारेंगे, क्योंकि अकेले में अवसाद ग्रस्त होने का डर होता है। शाम को हमें प्रिय छोटू के निधन की सूचना मिली। इस खबर ने तो हमारे होश ही उड़ा दिए, क्योंकि हमारे संक्रमण का संभावित स्रोत वही था। शाम तक हमारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि कुछ की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। शाम को डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे सैंपलों की रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेंगे, अतः एहतियात के तौर पर वे कल हमें सिविल अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की देख रेख में रख देंगे। उनकी हर बात से हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। छोटू की मौत ने संक्रमण की भयावहता का अंदाज़ा दे दिया था। आज की रात हम पर भारी पड़ने वाली थी। कमरे में अकेले रहने की बात से कोई भी सहमत नहीं था। हम में से ज़्यादातर लाउंज के सोफ़ों पर पसर कर झपकी ले रहे थे। हमारी बीमारी की खबर जब सहपाठिनों को मिली तो उन्होंने गेस्ट हाउस से संदेश भिजवाया कि हम लोग चिंता न करें और अपने कमरों में लाइट जलाकर और दरवाज़ा खोलकर विश्राम करें। वे कुल 6 हैं, अतः रात में 2 लोग बारी बारी सबका कुशल क्षेम लेती रहेंगी। उनके संदेश से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार का ही कोई हमारी परिचर्या के लिए आ गया हो। सत्य ही कहा है कि विपत्ति के समय नारी में अजस्र ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ता है और वह जीवनदायिनी बन जाती है। हालांकि वे सब भी पकी उम्र के पड़ाव पर थीं, मगर हमारी अचानक बिगड़ी हालत सुनकर उनका स्नेह जाग गया था। हमारे लिए यह एक नया तजुर्बा था। हमारे मन उनके प्रति सम्मान से भर गए। अभी हम सब कॉमन रूम में ही थे कि वे डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों जैसी पोशाक पहनकर उपस्थित हो गईं। उनकी पहचान मात्र उनके स्वर से हो रही थी। हम अचंभित थे, मगर वे सब घर की जिम्मेदार महिलाएं नजर आ रही थीं। उन्होंने सबको कमरों में शिफ्ट कराया और हर कमरे में गर्म पानी रखवा दिया। जैसे ही उन्होंने हमें चेताया कि हमारे मास्क ना पहनने के कारण वे भी संक्रमित हो सकती हैं, तो तत्काल हमारे चेहरों पर भी मास्क चढ़ गए। हमें बहुत कमजोरी लग रही थी, अतः बामुश्किल अपने कमरों तक पहुंचे और पलंग पर गिरते ही ढेर हो गए। कमरों में लाइटें जलाकर रखी गई थीं। उन्होंने 2-2 की 3 पार्टियां बना ली थीं। इसके बाद बारी बारी वे हमारा हाल चाल लेती रहीं। छोटू की मौत की खबर से वे भी डर गई थीं, अतः वक्त की नज़ाकत को समझकर उन्होंने हमारी देखभाल का रिस्क उठाया था। हमने अभी तक घर वालों को बीमारी की सूचना नहीं दी थी, मगर अपने घर वालों के दूरभाष संपर्क सहपाठियों को नोट करा दिए थे। कॉलेज के दिनों में कभी उनके साथ इतना अपनत्व अनुभव नहीं किया था, मगर आज वे हम पर घर जैसा स्नेह लुटा रही थीं। सचमुच नारी किसी भी परिस्थिति में ढलकर समस्या का समाधान कर सकती है। जैसे तैसे करके रात बीती, मगर कुछ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सुबह होते ही डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने सबका चेकअप करके दवाएं दी। हमारे सैंपलों की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित थी। उन्होंने अस्पताल से एम्बुलेंस बुलवा ली थी। उन्होंने हमें अस्पताल में भर्ती कराकर एक बड़े से वार्ड में एक साथ रखवा दिया। इस वार्ड के बाहर
कोविड वार्ड की तख्ती लगी थी। यहाँ पलंग के सिरहाने कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण भी रखे थे। यहाँ का स्टाफ संक्रमण निरोधी पोशाक पहनकर मरीजों को देख रहा था। यहाँ के माहौल का अच्छा असर नहीं हुआ और हम पहले से ज़्यादा डरे हुए नज़र आने लगे। यहाँ पर स्टाफ हमसे दूर खड़े होकर बात करता था। उनमें मरीज़ के प्रति अपनत्व का नितांत अभाव था। यहाँ हमारी प्रारंभिक औपचारिक जांच होने के बाद दोपहर तक कोविड वार्ड में कोई भी नहीं फटका। दोपहर बाद एक वार्ड बॉय आया। उसने बताया, यहाँ से रोज़ाना दर्जनों लाशें निकल रही हैं। बीमारी की असली वजह तय न होने के कारण लोग इस बारे में खामोश रहते हैं। सभी मरने वालों के लक्षण एक जैसे होते हैं। आप लोगों में भी ये शुरू हो चुके हैं, इसलिए जितना भी हो सके खुद का ख्याल रखिए। वह यहाँ यही कहने आया था। उसकी बातों ने तो मानो हमारे प्राण ही निचोड़ लिए। इस वार्ड में हम 27 लोग थे। अब तक ये भी साफ हो चुका था कि हमें आपस में ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। कोरोना का प्रकोप तो काफ़ी समय से था, मगर इसकी पूरी जानकारी के अभाव में मरीजों का इलाज आम खांसी जुकाम की तरह हो रहा था। अस्पताल का माहौल भी ऊर्जाहीन था। हम समझ चुके थे कि हमारी कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई है। हमने तय किया कि जो साथी पहले से गंभीर व्याधियों से ग्रस्त हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो साथी बेहतर हालत में हैं वे वार्ड के अंदर की व्यवस्था बनाएंगे। सुबह सब लोग प्राणायाम करेंगे। वार्ड में सन्नाटा ना रहे, अतः हम आपस में बातचीत करते रहेंगे। इस सोच ने हमारे दिमागों को सक्रिय कर दिया और कुछ पलों के लिए कोरोना भय मानस से उतर गया। इसके बाद तो कभी कोई अपना रोचक संस्मरण सुनाता तो कभी कोई पुराना गीत। हम सब ने मिलकर स्कूल की पुरानी प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, भी गाई। इस प्रार्थना के गायन ने जादुई असर किया और हमारे चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। किसी ने सही ही लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह यहाँ चरितार्थ हो रहा था। शाम को हमारी 4 सहपाठिनें भी इसी वार्ड में दाखिल हो गईं। उन्हें भी संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण अनुभव होने लगे थे। उन्हें दाखिल कराने के लिए डॉक्टर साहब भी साथ में पधारे। उन्होंने वार्ड में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर और ब्रीदिंग मास्क रखवा कर इसके इस्तेमाल का तरीका भी समझा दिया, ताकि नाजुक स्थिति होने पर तत्काल मदद मिल जाए। उन्होंने अस्पताल से ही हमारे पथ्य की व्यवस्था भी करा दी। उन्होंने कहा कि रात तक हम लोगों की लैब रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि हर खांसी जुकाम की वजह कोरोना ही हो। आप बस एक दूसरे का ख्याल रखें और यहाँ के बाकी मरीजों से फासला रखें। इसके बाद वो चले गए। अब हमारे सामने प्रश्न था कि पता नहीं कल लैब रिपोर्ट में क्या आएगा। रात भर दिमाग में यही मंथन होता रहा। कोरोना के बारे में जो भी कच्ची पक्की की जानकारी थी हमने औरों से साझा की। एक सहपाठिन ने जानकारी दी कि उन्हें कल पता चला था कि छोटू को पुराना अस्थमा था, इसलिए उसे इन्फेक्शन होने पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। अस्पताल वालों ने उसका भी सैंपल चेक कराया था। आज सुबह ही उसकी भी रिपोर्ट आई थी और उसे कोरोना का संक्रमण नहीं था। तात्पर्य ये कि उसका संक्रमण प्राण घातक नहीं था। उसकी मौत की वजह उसके कमज़ोर फेफड़े थे। तुम सब भी देखना कि कल तुम्हारी रिपोर्ट भी सही आएगी, क्योंकि तुम सबको संभवतः इन्फेक्शन छोटू से ही हुआ है। वे बोल रही थी और हम सब दम साधे उनकी आशा भरी वाणी आत्मसात कर रहे थे। उन्होंने आशा की किरण दिखाकर पल भर में माहौल बदल दिया था। मध्य रात्रि हो चुकी थी और मन का तनाव भी कम हो गया था, अतः हमारी आंखें झपने लगी। अगली सुबह उजाला होते ही हॉस्टल वाले डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने बताया कि हमारे किसी भी सैंपल में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है। हमारे लक्षण कोरोना संक्रमण के से मेल अवश्य खाते हैं, मगर हम सब अगले 3 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने तत्काल कोविड वार्ड से हमें छुट्टी दिलवाई और एम्बुलेंस से सबको हॉस्टल में पहुंचा दिया। हमने घर वालों को सूचित कर दिया कि हम यहाँ 3 दिन और रुकेंगे। उन दिनों लॉकडाउन होने की खबरें भी उड़ रही थीं, अतः हम शीघ्र अपने परिवारों में लौटने को उत्सुक थे। हालांकि यहाँ भी हमें अपना पुराना परिवार मिल गया था, जो इस संकट काल में भी अपनत्व और स्नेह से भरा पूरा सिद्ध हुआ था। भले ही इस मीट में मनोरंजन कम हुआ था, मगर एक अरसे के बाद हम पुनः अपनत्व और भाईचारे के बंधन में बन गए थे। कई बार मुसीबत भी आंचल में छुपाकर सौगातें लाती है, क्योंकि कोरोना काल में यही चरितार्थ हुआ था। हमारे सुस्त पड़े एहसास पुनः युवा हो गए थे। शायद जीवन भय ने इन्हें जागृत करके पुनः सक्रिय कर दिया था। हम जब अपने घरों के लिए विदा हुए तो मन में रोमांचक
और मधुर स्मृतियाँ लिए हुए थे, मगर हम सब की आंखें डबडबा रही थीं।